रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को नमस्कार। आज मैंने विकास की अवधारणा पर वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को शेयर करना। विकास की परिभाषा क्या है? बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। यहाँ बालक में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्रमबद्ध रूप से हो रहे हैं और सुसंगत हो रहे हैं। क्रमबद्ध रूप का मतलब व्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं। सुसंगत का मतलब उसके सभी अंगों में जो परिवर्तन हो रहा है उनमें आपस में कितना सहयोग हो रहा है और वो परिवर्तन सुसंगत परिवर्तन कहलाता है। सभी अंग एक दूसरे का कितना सहयोग कर पाते हैं। ये परिवर्तन जब हो रहा है तो हम यही मानते हैं कि बालक में सुसंगत परिवर्तन हो रहा है और वो विकास की ओर अग्रसर है। अब क्रमिक श्रृंखला एक शब्द है। एक क्रमिक श्रृंखला किसकी है? सुसंगत परिवर्तनों की है। और बालक में जब सुसंगत परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। वो श्रृंखला एक पायदान का विकास होने के बाद दूसरे पायदान में जब विकास होता है और उसी क्रम से एक श्रृंखला बन जाती है, उस श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। जैसे पहले बालक का धड़ काम कर हिलता उलता है, फिर उसका हाथ, फिर उसके हाथ के बाद में उसकी कोहनी काम करती है, फिर उसकी हथेली काम करती है और हथेली के बाद में उसकी अंगुलियां काम करना शुरू करती हैं, यानी वस्तुओं को पकड़ना शुरू करती हैं। ये एक क्रमिक श्रृंखला हो गई। इसी सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को, इस श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। विकास का अर्थ हम बहुत ही सुव्यवस्थित शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे। विकास गुणात्मक होता है, अर्थात इसका सीधा सीधा मापन संभव नहीं है। जब हम मापन कर सकते हैं तो वो परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है और वो वर्दी के अंतर्गत शामिल होता है। लेकिन जब सीधा सीधा मापन संभव नहीं कर सकते, जब हम उसको तौल नहीं सकते, जब हम उसको इंच, फुट और मीटर में नाप नहीं सकते, तो वो विकास गुणात्मक होता है। यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है, या यह शारीरिक अवयवों की कार्यकुशलता की ओर संकेत करता है। अब यहाँ शरीर के अवयवों की कार्यकुशलता की बात आ गई तो शरीर में हमारा जो मस्तिष्क है वो अपने काम को करने में कितना परिवर्तन लाता है, कितनी दक्षता प्राप्त करता है, ये गुणात्मक होता है। इसका मापन संभव नहीं है। एक बालक कितना सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है, उसका कितना सामूहिक विकास होता है, इसका मापन करना संभव नहीं है। इसलिए विकास गुणात्मक होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और यह आंतरिक होता है। बालक का विकास जब जन्म से पूर्व शुरू होता है तो तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, यानी जीवन पर्यंत उसका विकास चलता रहता है। और वो किसी भी रूप में होता है, चाहे सामूहिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो। व्यक्ति सामाजिक कार्य करता रहता है और उसमें विकास चलता रहता है। उसके संवेगों में परिवर्तन होता रहता है और वो विकास कहलाता है। और ये विकास आंतरिक होता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। विकास का अभिप्राय सभी अन्य पक्षों की समानता से है।
अब यहाँ बालक का विकास है, उसके जितने भी पक्ष हैं, यानी उसका शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है या संवेगात्मक पक्ष है, उन पक्षों में आपस में कितने सहज ढंग से साहचर्य है, सहयोग है, उन संबंधों से है। और वे सारे के सारे पक्ष एक दूसरे में समाहित हैं। विकास के पदों में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा तथा भिन्नता में अंतर होता है। चाहे विश्व के किसी भी देश का बालक हो, जब वो बोलना शुरू करता है तो अपनी मातृभाषा सीखता है और उसकी भाषा में परिवर्तन होता है। किसी भी देश का बालक हो, कुछ समय बाद वो चलना शुरू होता है, और किसी भी देश का बालक हो, पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ये इसीलिए विकास के पदों में समानता पाई जाती है। हाँ, हो सकता है इसकी दर में अंतर हो कि ठंडे प्रदेशों के बालक हैं वो जल्दी सीखने की क्षमता रखते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के बालक सीखने में तीव्रता लाते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के बालक सीखने में उनकी गति मंद हो सकती है। उनमें ज़रूर अंतर होता है, लेकिन उनके पदों में समानता ज़रूर पाई जाती है। जो कर्मिक पद हैं वो पूरे संसार में एक जैसे हैं। विकास का अर्थ व्यापक है, यानी संकुचित नहीं है। इसमें अभिवृद्धि निहित होती है। अभिवृद्धि विकास के अवयव में से ही एक है। कहने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि या अभिवृद्धि भी विकास के अंतर्गत समाहित है, और अभिवृद्धि से कहीं अधिक व्यापक है। हालांकि हम अभिवृद्धि को संकुचित मानते हैं, लेकिन विकास उतना ही ज़्यादा व्यापक है। विकास प्राणी में होने वाले परिवर्तनों का योग है। यह वातावरण से भी संबंधित होता है, यानी किसी भी बालक में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में जब सामंजस्य है, उनका एक योग है, उनका एक सारांश है, तो हम कहते हैं कि वो विकास की ओर अग्रसर है, और इसका वातावरण पर बहुत ज़्यादा संबंध होता है। यानी विकास वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, और विकास की दिशा भी निश्चित होती है। हालांकि वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास में एक निश्चित क्रम होता है, और विकास की दिशा कोई भी हो वो निश्चित होती है। यानी एक निश्चित वातावरण में अगर किसी बालक को रखा जाए तो वो उस सामाजिक विकास की तरफ या सामाजिक विकास की तरफ ज़रूर अग्रसर होता है। यानी एक बालक को, वो जो हमने कहानी सुनी थी, भेड़ियों के साथ में रहा था, तो वो भेड़ियों की तरह व्यवहार करने लगा था, तो उसकी दिशा पाश्विक हो गई थी। लेकिन वही उसी बालक को जब समाज में रखा गया तो उसकी दिशा सामाजिक हो गई। यानी विकास की दिशा निश्चित है। जिस वातावरण में रहेगा उसी दिशा में उसका विकास होगा। अब हम विकास के अभिलक्षणों पर चर्चा कर लेते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज़ गति से वृद्धि को दर्शाता है तथा कुछ क्षेत्र में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है। विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक क्रम के अनुसार होता है,
जैसे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल की ओर चलती है। कहने का मतलब, जब बालक गाड़ी सीखता है तो सीखने से पहले बालक गाड़ी के बारे में एक सामान्य धारणा रखता है, और जब गाड़ी में बैठता है सीखने के लिए तो उसके विशिष्ट अंगों को में पारंगत होता है। उसी तरह से बालक पहले सरल चीज़ों को सीखता है और उसके बाद में उसके सूक्ष्म अंगों की ओर सीखने की ओर अग्रसर होता है। सीधी सीधी बात यह है कि जो विकासात्मक परिवर्तन होता है उसमें पहले साधारण चीज़ों को, सामान्य चीज़ों को सीखा जाता है, गूढ़ और गहराई से वो उसके बाद में सीखता है। हमेशा पहले बालक सामान्य चीज़ों को सीखता है, उसके बाद में उसके विशिष्ट भागों की ओर चलता है। पहले बालक जटिल समस्याओं में उलझ जाता है, वो नहीं सीख पाता, पहले उसको सरल चीज़ें समझाई जाती हैं। यानी पहले जब बच्चे को हम पेड़ के बारे में सिखाएंगे तो पेड़ के बाहरी आवरण के बारे में बताएंगे, उसके बाद में उसके जाइलम फ्लोएम ऊतक को, उसकी जड़ों द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थों को, पत्तियों को, फूलों को, फूल के अंदर जो अंकुरण की, परागकण की जो हैं विधियाँ, वो बाद में समझाई जाती हैं। पहले पौधे का चित्र बनाना सिखाते हैं, फिर हम उसका तना सिखाते हैं। इसलिए हम सरल से जटिल की ओर जब चलते हैं तो समझते हैं कि बालक का विकास एक क्रम से हो रहा है। विकास का क्रम बहुत ही लचीला होता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है, जैसे आयोग के साथ करवा देना, अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण करना। विकास की प्रक्रिया प्रासंगिक हो सकती है। विकास ऐतिहासिक, परिवेश और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। यानी विकास की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़रूरी है, और कुछ ऐसे घटक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे ऐतिहासिक, जैसे जिसके दादा राजा हों, उसका पिता राजा हो, तो संभव ये है कि उसका पुत्र भी राजा बनने की ओर अग्रसर होता है। यानी पहले उसको राजकुमार की तरह पाला जाता है, फिर उसको राजकुमार का व्यवहार करना सिखाया जाता है, उसके बाद में उसको राजा बनाना सिखाया जाता है। तो ऐतिहासिक तथ्यों का उसके विकास पर ज़रूर असर पड़ता है। परिवेश का, यानी उसके वातावरण का असर होता है। जिस वातावरण में बालक रहता है उसी ओर वह अग्रसर होता है। और बालक की सामाजिक और सांस्कृतिक घटक हैं, उनसे वह बहुत जल्दी प्रभावित होता है। जैसे एक राजस्थानी संस्कृति में रहने वाला बालक राजस्थानी नृत्य में पारंगत हो सकता है, रेगिस्तानी वातावरण से प्रभावित होता है, और एक असम की संस्कृति में रहने वाला बालक असम की संस्कृति को ग्रहण करता है, अतः उस विकास की ओर अग्रसर होता है। हमारे प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो बालक के अंदर भी निहित हैं और कुछ बाहर भी निहित। बाहर यानी समाज, परिवार और उसकी संस्कृति, उसके वातावरण में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं और वो विकास बनता है। और कुछ बालक के अंदर भी ऐसे तथ्य मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वो विकास प्राप्त करता है। यानी विकास को अरस्तु जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है कि आंतरिक और बाह्य दोनों कारण होते हैं, तब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है और वो विकास कहलाता है। ऐसे ही हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरलोक जी ने भी विकास की परिभाषा गढ़ी है। उन्होंने भी ये बताया है कि विकास ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, यानी वृद्धि तक सीमित नहीं है। इसकी बजाय उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। हरलोक को एक सीधे शब्दों में समझें तो उन्होंने जो परिभाषा दी है वो उन्होंने ये कहा है
कि प्रौढ़ अवस्था में जो हमारे लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को जब बालक चलता है और कर्मिक विकास करता रहता है, वो सारे तथ्य उस बालक में, उस परिवर्तन में निहित रहते हैं और उसी चरण में वो एक नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं ग्रहण करता रहता है और वो प्रकट होती रहती हैं। यानी लोग शब्द से समझ लो कि लोग यानी ताला लगना और हार यानी हार जाना। तो कहने का मतलब ताले को तोड़ते रहते हैं यानी कर्म बनाते रहते हैं और नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी बंधनों को तोड़ना हर लोग की परिभाषा से जोड़ सकते हैं हम याद रखने के लिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो एक जैसी लगती हैं। तो हर लोग को हम बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने से संबंधित जोड़ सकते हैं और इस तरह याद भी रख सकते हैं। अब मैं आपको वृद्धि और विकास में अंतर समझाऊंगा कि वृद्धि को हम माप भी सकते हैं, इंच में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, फीट में नाप सकते हैं, लेकिन विकास को ना फीट में नाप सकते हैं, ना इंच में, ना विकास को तोल सकते हैं। यानी विकास को सामान्यतः मापना कठिन है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन नहीं चलती है, यानी वृद्धि की प्रक्रिया 20 वर्ष तक अपनी परिपक्वता पर आ जाती है, उसके बाद में वृद्धि नहीं होती है। और विकास की प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है, क्योंकि वृद्धि केवल शारीरिक और मानसिक अंगों के विकास है और विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, क्योंकि बल विकास में सामाजिक पक्ष, सामूहिक पक्ष ऐसे पहलू हैं जो जिस समाज में रहता है उस समाज में प्रतिदिन सीखता रहता है और उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है और उसकी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरा अंतर है, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होती है और विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक रूप में होती है। कहने का मतलब विकास की प्रक्रिया को हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते और वृद्धि की प्रक्रिया को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसीलिए वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य है और विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक रूप में होती है, बाह्य रूप में नहीं होती है। चौथा अंतर है, वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। और विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे बालक में कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि की वृद्धि, बालक में भाषा का विकास होता है, बालक में संवेगों का विकास होता है। एक उम्र में एकदम बालक छोटा होता है तो वो छोटी छोटी बात पर नाराज़ होता है, वो रोना शुरू कर देता है। जब एक उम्र ऐसी आती है जब रोना कम करता है, हर एक उम्र ऐसी आती है जब 20 साल के बाद में जब उसको अपने रोने के समय पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, तब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। पांचवा अंतर है, वृद्धि विकास का एक छोटा सा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में एक छोटा सा चरण है और विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है, व्यापक शब्द है। वृद्धि विकास का ही भाग है। कहने का मतलब कि वृद्धि विकास का ही छोटा सा भाग है और विकास शब्द व्यापक है। छठा अंतर है, वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। कि जब बालक की लंबाई होती है तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बालक 2 फुट का हो गया, 2.5 फुट का, 3 फुट का, 5 फुट का हो गया, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। बालक पतला है फिर मोटा है, या मोटा है फिर पतला हो जाता है, तो हम स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। बालक के हाथों में वृद्धि होती है, उसके सिर में वृद्धि होती है, तो वो स्पष्ट रूप से दिखती है। लेकिन विकास केवल आंतरिक होता है और उसको हम माप नहीं सकते, इसीलिए वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखते। व्यक्ति के जीवन में यह प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। तो साथियों, आज हमने विकास की अवधारणा देखी और अरस्तु की और हरलोग की परिभाषा देखी। अरस्तु ने भी बताया था कि आंतरिक और बाह्य परिवर्तन हैं
और हर लोग, मैंने बताया आपको कि बंधनों को तोड़ना यानी प्रौढ़ावस्था की ओर प्रगतिशील कर्म के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो विकास के अंतर्गत आते हैं। तो विकास और हरलोक की 2 परिभाषाएं हमने याद कर ली और हमने विकास और वृद्धि में अंतर को भी देखा है। और विकास के कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हम याद रखना चाहेंगे। और विकास की अवधारणा मेरे हिसाब से स्पष्ट हो गई होगी आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके प्यार एवं विश्वास के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। जितनी सहायता मेरे से होगी मैं आपकी ज़रूर करूँगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप देख सकें। जय हिंद दोस्तों।